नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, स्वागत है। लेकिन इस समय की मेरे ख्याल में सारी खबरों की से ज्यादा बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर जो नेपाल में हो रहा है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश क्या, बहुत समय तक मैं, जब हम लोग बड़े हो रहे तो मैं तो उसी जगह से आता हूँ। ये पता नहीं लगता था कि दो देश है, लगता था कि दो अगल बगल के भाई हैं और एक साथ रहते थे। उसमें कहीं उसको दूसरे देश की तरह शायद दिखाई नहीं दिया था। खैर, अ, नेपाल में जो कुछ हुआ उसने बहुत सी तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। दो मैं प्रश्न आपसे एक साथ ही कर ले रहा हूँ। एक तो यह है कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि वहां जिस तरह से मीडिया हाउस जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से नेताओं का कि जो भ्रष्ट आचरण है और खास करके अपने बच्चों को आगे करने का भ्रष्ट आचरण है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस सबसे निपटने के लिए इंडिया में एक नया, कल परसों से आपने भी देखा होगा, एक नई टूल किट आई है कि सबको डीप स्टेट और सीआईए ये सब शुरू कर दिया जा रहा है कि हम सब आप डीप स्टेट और सीआईए के कारिंदे हैं और मोदी जी को हम सब लोग एक उसके तहत तंग कर रहे हैं। मैं दोनों चीजों पर, पहले नेपाल की स्थिति और क्या ये खतरे की घंटी किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए है, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद भारत की स्थितियां भी बहुत कुछ उससे मिलती जुलती लगती हैं। तो पहला तो इस पे प्रश्न है, दूसरा फिर डीप स्टेट की बात इसके बाद करते हैं। अशोक भाई। देखिए, 3 देश में जहाँ क्रांति हुई है, लंका, बांग्लादेश और नेपाल, मैं तीनों में एक कॉमन फैक्टर देखता हूँ, आनंद जी। और कॉमन फैक्टर ये है कि तीनों जगह सत्ताधीशों द्वारा जनता का दमन। डीप स्टेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें सेकेंडरी होती है। यदि जमीन उपजाऊ नहीं है तो उसमें कोई फसल ही उग नहीं सकती, तो चाहे गेहूं की हो, गांजा की हो या चावल की हो। तो ये जो क्रांति की फसल उगी है, इसको उपजाऊ जमीन बनाया किसने? आप लंका देखिए, बांग्लादेश देखिए और नेपाल देखिए। जब भ्रष्टाचार चरम पे हो और जनता के प्रश्नों की सुनवाई नहीं हो, सरकार दमनकारी हो, तो उपजाऊ जमीन बनना शुरू हो जाती है। अब उसमें किसने फसल काटी, ये बाद में बात है। आप लंका में देखिए, लंका में चीन का इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया था, भ्रष्टाचार इतना हो गया था, जो चाहे जो चीन को दे, अधिकारी लोग, आम आदमी 2 टाइम की रोटी के लिए जूझ रहा था। सारे सोशल पैरामीटर ध्वस्त हो गए थे, हेल्थ, एजुकेशन आउट ऑफ रीच हो गया था। और फिर क्रांति हुई। बांग्लादेश में क्या हुआ? भ्रष्टाचार चरम पे था, सवाल पूछने वालों को उठा के जेल में डाल दिया जाता था। मनमानी तरीके से, अपनी तरीके से योजनाएं लागू करके, यही समाज के लिए और देश के लिए अच्छी है करके अपना सोच और अपने विचार थोपे जा रहे थे देश पे, तो उपजाऊ जमीन हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप नेपाल आइए, नेपाल में भी ये एकाएक नहीं हुआ, बहुत दिनों से चल रहा था। भ्रष्टाचार चल रहा था, युवाओं को लगातार दमन चल रहा था, बेरोजगारी और नेपाल की आर्थिक स्थिति बहुत पूरी बुरी थी। तो उपजाऊ जमीन, दूसरी तरफ नेताओं की अय्याशी, बच्चों का बड़ा बड़बोलापन। नेपाल में ऐसा ही था, अधिकारियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, उनको फोटो छप रहे थे। बांग्लादेश में भी यही था कि प्रधानमंत्री के खुद के ही बच्चे विदेश में पढ़े हुए थे, जिसका चाहे वो उसका विदेश में इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा था। तो ये उपजाऊ जमीन, मैं लगातार प्रोग्राम कर रहा हूं नेपाल के स्थिति से, और मैं भारत देश को आगाह कर रहा हूं, हमारे सत्ताधीशों को आगाह कर रहा हूं। ये जरूरी नहीं कि सभी समस्याओं का हल हो, समस्या निरंतर आती रहती है, आनंद जी। एक समस्या खत्म हो गई, दूसरा सर उठाएगी, तीसरा, ये तो जीवन है इंसान का। लेकिन समस्याओं का निदान करने की प्रक्रिया भी चालू होनी चाहिए। यदि समस्या का निदान नहीं होता तो समस्या कम से कम सुनी जानी चाहिए।
समस्या सुनाने वालों का दिल हल्का होता है, उसको लगता है कोई तो मेरे साथ है, भले ही समस्या का निदान नहीं हो रहा है लेकिन कोई तो साथ है। जब सरकार समस्या को मानने को तैयार नहीं होती, तब सरकार उपजाऊ जमीन बनाने की शुरुआत करती है। और वो जो हालात नेपाल, बांग्लादेश और लंका में देखे गए, क्या वो हालात हमारे देश में भी बन रहे हैं? कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे तो पेपर लीक होते हैं, बच्चों ने एग्जाम पास की तो उनको 2-2 3-3 साल हो गए, अभी तक कॉल लेटर नहीं आया। नौकरियों के लिए हाहाकार है, विदेश नीति भगवान भरोसे है, निर्यातक बाप बाप कर रहे हैं, आयात के भरोसे देश जी रहा है, महंगाई अपने चरम पे है, किसान 60% किसान पानी के नीचे है, प्रकृति का प्रकोप अलग झटका दे रहा है, लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि जितनी स्वायत्त एजेंसियां हैं वो बदतमीजी पे उतर आई है। 3 चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव का आयुक्त 3, जिसमें से 2 मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उन तीनों ने एक संगोष्ठी में कहा कि वर्तमान में चुनाव आयोग बहुत गलत कर रहा है। चुनाव आयोग का काम सवाल पूछना नहीं है, सवालों का जवाब देना है। कोई भी मतदाता सूची का कस्टोडियन चुनाव आयोग है, गलतियां होगी, लेकिन किसी ने भी गलती दिखा दी तो उसको तुरंत उसके ऊपर इंक्वायरी करनी है। अफिडेविट नहीं मांग सकते आप, सवाल नहीं पूछ सकते आप। ये चुनाव आयोग गलत कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग है कि जो सत्ता पक्ष की गोद में बैठ के विपक्ष पे हमलावर हो रहा है। न्यायपालिका में सत्ता पक्ष अपने विचारधारा के लोग घुसेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायपालिका में बैठे हुए न्यायाधीश अपने भाई भतीजों को न्यायाधीश बनाने में तुले हुए हैं। ये क्या जनता को दिखता नहीं है क्या? एक सामान्य घर का इंसान अच्छा वकील, वो वकील नहीं बन सकता जज, क्योंकि उसका कोई सर्वोच्च न्यायालय में कोई भाई भतीजा नहीं है। तो यही से तो, इसी को तो मैं फर्टाइल जमीन कहता हूं, इसी को तो उपजाऊ जमीन कहता हूं। सोशल मीडिया कुछ नहीं करती। सोशल मीडिया का तो एक रास्ता बनाने का प्रयास है। रास्ता तब बनता है जब ग्लेशियर पिघल के, बर्फ पिघल के पानी बहेगा तो उसको रास्ता देने के लिए फिर एक नदी बनेगी ना, फिर बाढ़ आएगी। ग्लेशियर ही पिघलने मत दो ना, किसने कहा ग्लेशियर पिघलने दो? तो बाढ़ आएगी नहीं। आप बताइए, यहां आम आदमी में 60-70% देश की आबादी 5 किलो अनाज पे जिंदा है। बकौल प्रधानमंत्री यदि 5 किलो अनाज नहीं दिया तो भूखा सोएगा रात को बेचारा वो। जिस देश की सरकार, मतलब देश की जनता सरकार के दिए हुए अनाज के भीख पे जिंदा है, वहां निशिकांत दुबे अपनी 25वीं सालगिरह जम्मू कश्मीर में हाई सिक्योरिटी जोन में एक बहुत ही महंगे रिसोर्ट में बनाते हैं और उसके बाकायदा फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे देते हैं। तो क्या झारखंड के लोगों को लगता नहीं होगा यहाँ 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था हो रही है, मेरी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पा रहा हूं, और ये अपनी 25 की सालगिरह ऐसे दन्नाके से मना रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा करके? कहां से लाया है पैसा? नेपाल में कहा जाता है ना कि नेताओं के बच्चों की गाड़ियां और नेता के बच्चों का लाइफस्टाइल देख के लोग भड़क गए। तो निशिकांत दुबे की ये फोटो क्या भड़काऊ फोटो नहीं है? आप ही के उत्तर प्रदेश में एक थार थार गाड़ी क्या कोई छोटा आदमी चलाता है? बड़ी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है। थार गाड़ी चलाते हुए टेनी का बेटा लोगों को रोनता है। क्या था टेनी महाराज? नेपाल और भारत के बीच में आदान प्रदान माल का करता था। कई बार पुलिस अधिकारी, वैसे कई पुलिस अधिकारी अभी आपके यहाँ रिटायरमेंट में बैठे हुए हैं लखनऊ में, जिन्होंने इनको पकड़ा था 10 बार। उसका बेटा थार में लोगों को खरीदता है। हमारे नागपुर के पास एक सबर्ब एरिया है, वहां से नागपुर तक सवारी ढोने वाला, टेम्पो चलाने वाला एक आदमी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, मंत्री बनता है, और उसका बेटा औड़ी से लोगों को उड़ाते हुए जाता है नागपुर में। तो कल ऑटो चलाने वाला, सवारी भरने वाला, नागपुर 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 कहने वाला, आज उसके बेटे के पास ऑडी कहां से आई? क्या लोगों में विषमता दिखाई नहीं देती? क्या जिस जिस किसान, आज 700 किसान 3 महीने में आत्महत्या कर चुके हैं महाराष्ट्र में, ये अभी लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, 760। क्या उन किसानों के बच्चों का आग खून नहीं खौलेगा? क्या नेताओं को
थोड़ा संयम है। नेताओं के यहाँ की शादियां देखिए आप, क्या हाई प्रोफाइल होती है। क्या लोगों को दिखता नहीं है? नेताओं के बच्चे कौन से गाड़ी में घूमते हैं, कौन से स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं? क्या हमारे देश के नेताओं में संयम है? तो क्यों नहीं भाई लोग रास्ते पे उतरे? और रहा डीप स्टेट, डीप स्टेट बिल्कुल काम करेगा। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। एक लेखक थे, मतलब एक लाइजनर थे, उच्च कोटि के, जिन्होंने पेप्सी इंडिया, इंडिया का पेप्सी का प्रवेश करवाने में राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बने बने थे तब पेप्सी इंडिया पेप्सी में भारत में आया था और बताया ये गया था कि वो फूड प्रोसेसिंग पे काम करेंगे। पंजाब एग्रो और टाटा का वोल्टास के साथ उन्होंने एग्रीमेंट करके पंजाब में किसानों का टोमेटो लेके बहुत सारे सपने दिखाए गए थे। तो उनको लाने में जो इंस्ट्रूमेंटल आदमी था, जो सारा सरकार का लाइजनिंग करता था, उस आदमी का नाम था राजेंद्र दारा, जो मैं व्यक्तिगत रूप से जिनको जानता था। अभी उनकी मृत्यु हो गई। उनका पेप्सी से अनबन हो गया और उन्होंने पेप्सी द रियल स्टोरी एक किताब ही लिख डाली। पेप्सी के भारत में आने पे कैसा कैसा मैनेज किया गया, किस किस को मैनेज किया गया, उस किताब भी अभी आउट ऑफ मार्केट हो गई है। और राजेंद्र दारा ने कहा था कि मैंने ऐसे लोगों से लड़ाई बोल ली है अशोक जी कि मैं 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। और वाकई 1 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है हार्ट अटैक, भगवान जाने क्या हुआ। उसमें उस किताब में एक चैप्टर है कि बड़े बड़े देश अपने यहाँ के उद्योगों को दूसरे देश में तकलीफ ना हो इसके लिए कैसे दूसरे देशों का तख्ता पलटाते हैं। उसने सीरीज दी थी, इस देश में ये आंदोलन करवा के ये तख्ता पलटाया, क्योंकि इस कारपोरेट को उस देश ने देश निकाला कर दिया था। अब आइए आप लंका में, लंका में चीन की एंट्री, ये भारत के लिए भी परेशानी थी और सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका के लिए भी थी। अमेरिका का इंटरेस्ट वहां था। बांग्लादेश में तो अमेरिका पे इतने आरोप लगे कि डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डीप स्टेट था क्या वहां पे? उन्हें मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, वो तो उनका अपना झगड़ा था। और नेपाल में चीन का आगे बढ़ना, ये वहां पे डीप स्टेट के लिए कारण था। भारत में डीप स्टेट मुझे कहां लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे माफ करना, ये मेरा आकलन है, व्यक्तिगत आकलन है, इसमें आनंद जी का, चैनल का कोई लेना देना नहीं। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के खिलाफ जाके पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करके बांग्लादेश का जन्म दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर चली गई, क्योंकि फिर देश में एकाएक आंदोलन बढ़ा। और वो आंदोलन आज इमरजेंसी के लिए सब लोग कोसते इंदिरा जी को, मैं भी कोसता हूं। लेकिन तब जब आर्मी और पुलिस को ये बोला जाए कि तुम विद्रोह को उतरो, फिर देश में वही स्थिति हो गई थी जो वर्तमान में नेपाल में है। ये स्थिति किसने करवाई थी? क्या उसमें कोई डीप स्टेट है? मैं एक सवाल हवा में छोड़ के जाता हूं। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई। मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के साथ एटॉमिक एग्रीमेंट किया, जिसको लेके लेफ्ट ने नाराज होकर सत्ता से समर्थन हटाया। लेकिन मुलायम सिंह जी ने समर्थन देकर सरकार को बचाया। अमेरिका को लग रहा था कि एग्रीमेंट होने के बाद हमारे साथ बहुत सारा फायदा होगा। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने एग्रीमेंट तो अमेरिका के साथ किया, एटॉमिक एग्रीमेंट अमेरिका के कहने पे किया, लेकिन रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर का पहला ऑर्डर फ्रांस को दिया, दूसरा ऑर्डर रशिया को दिया। तो अमेरिका को यह समझ में आ गया कि ये जो सरदार जी है, ये अमेरिका को प्रॉफिट कमाने नहीं देंगे भारत से। तो एकाएक हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के मामले निकलने आए, 2G, CG, कोल स्कैम, क्या क्या जी। अन्ना हजारे एक्टिव हो गए और मनमोहन सिंह सरकार को जाना पड़ा। आज 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को आके। जिन भ्रष्टाचार के आरोप लगा के वो सत्ता में आए, उन आरोपों में किसको क्या सजा दिलवा पाई, क्या सरकार बताएगी हमको? कहां गया 2G, कहां गया 3G, कहां गया बोफोर्स?
कोल स्कैम में एक आदमी को सजा हुई, दिलीप रे। वो भी आदमी अटल जी के कैबिनेट में मंत्री था, कोल मंत्री, तब का किया हुआ घपला है जिसमें सजा हुई। लेकिन तथाकथित कोल स्कैम में यूपीए सरकार के कोई भी मंत्री अभी तक जेल में क्यों नहीं गए? 2G स्कैम तो खत्म ही हो गया, कोर्ट ने खत्म कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है। तो ये किसमें कहने में क्या क्या डीप स्टेट इसमें एक्टिव था? क्या मोदी जी इसी बात से डर रहे हैं कि अमेरिका से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते? अमेरिका लगातार रगड़ रहा है और हम कह रहे हैं कि अमेरिका अभी तो बहुत, अभी पामेरियन चैनल सुबह से चिल्ला रहे होंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम बहुत जल्दी ट्रेड डील करने वाले हैं। और मोदी जी ने भी कहा कि हम तो कहते हैं कि हम पारंपरिक मित्र हैं, बहुत जल्दी ट्रेड डील होगा। लेकिन 50% टेरिफ पे ना डोनाल्ड बोल रहे हैं ना भारत बोल रहा है। ट्रेड डील होगा, क्या 50% हटेगा? और मैं आपको बता दूं, ये 50% ट्रेड डील की वजह से नहीं लगा है। ये 50% जो लगा है अपने पे, वो लगा है रशिया से तेल लेने के चक्कर में। तो ट्रेड डील होने के बाद भी 50% रहेगा क्या? ट्रेड डील या क्या? हमारे यहाँ कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई नेपाल को देख के, और तुरंत रात को उसके बाद ही ट्वीट आया और ट्वीट का तुरंत रिप्लाई भी दिया गया। 25 अगस्त को हमारे यहाँ 6वें दौर में अमेरिकन डेलीगेशन आने वाला था, लेकिन उन्होंने बहिष्कार किया भारत में ट्रेड डील का। उसके बाद अभी नई तारीख कोई तय नहीं हुई है। ट्रेड डील कब होने जा रहा है? क्या ट्रेड डील के पहले ही भारत कृषि के लिए बाजार खोल देगा अमेरिकन कृषि के लिए? सोयाबीन तेल के चलते सोयाबीन के लिए तो दरवाजा खोल ही दिया है। सोयाबीन तो किसान मर गया है यहाँ पे। जो उसने 12,000 क्विंटल तक का माल बेचा था, वो आज 3.5 में कोई ले नहीं रहा है। प्रधानमंत्री बोल के आए थे महाराष्ट्र के चुनाव में कि 6,000 रुपए दूंगा सोयाबीन को, तो नहीं दे पा रहे अभी, मुकर गए हो। उसके बाद आप आइए कपास पे। अमेरिका में जितना कपास उगता है उसमें से 97% अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, 97%। और भारत के लिए उसने दरवाजे खुलवा दिए, 11% ड्यूटी हमने जीरो कर दी। तो मेरा कपास का किसान मर गया। जिस दिन ये ड्यूटी खत्म हो गई, 1,500 रुपए एक ही दिन में टूट गया। भारत का किसान कंपटीशन करने से डरता नहीं, लेकिन अमेरिका में किसानों को अब्जों रुपए की सब्सिडी मिलती है। क्या उतनी सब्सिडी किसान को देने को सरकार तैयार है? अमेरिका में आरआर क्वालिटी की फसल उगाई जाती है। भारत में आरआर क्वालिटी बैन की हुई है। क्या भारत में आरआर क्वालिटी आप अलाउ करेंगे? सोयाबीन तेल आप इंपोर्ट करिए, भारत में एमजी सोयाबीन अलाउड कीजिए। अमेरिका से सस्ता तेल भारत देगा, लेकिन वहां का एमजी का तेल आपको चल जाता है। लेकिन भारत के किसानों को जीएम सोयाबीन आप अलाउ नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे? इसी धीरे धीरे पूरा बाजार खोल देंगे। सोयाबीन खोल दिया, कपास खोल दिया, बचा क्या है? मिल्क प्रोडक्ट खोल दिया, या फिर क्या करेंगे? सारा बाजार खोल देंगे और बोलेंगे दूध नहीं खोल रहे, सनातनी धर्म का रक्षा करना है, नॉन वेज दूध है इसलिए नहीं खोल रहे। अभी पीयूष गोयल ने कहा था कि दूध हम नहीं ला सकते अमेरिका से, उनका नॉन वेजिटेरियन दूध होता है। आज नेपाल ने भारत पे प्रेशर बढ़ाया है, और हमारे नेताओं को भी मैं बार बार कहता हूं, भारत का नेपाल होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए हमारे नेता को संयम रखना पड़ेगा, उनके बच्चों को संयम करना पड़ेगा। ये भोंडा प्रदर्शन जो करते हो आप, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के आपके बच्चे, उसको रोकना होगा, ताकि जनता को लगे कि आप उन्हीं में से हो। जनता कष्ट भोग रही तो आप भी कष्ट भोग रहे हो। आपके बच्चे विदेशों में पढ़े, आपके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े, बड़े गाड़ियों में घूमे, मेरा बच्चा बैलगाड़ी में घूमेगा, तो फिर काहे का नेता? क्यों नहीं वो लट लेके निकलेगा? और दूसरी बात, समस्या आए तो उसको सुनो कम से कम। समस्या आए तो ये मत कहो कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इससे बड़ी समस्या थी। होगी, जवाहरलाल नेहरू थोड़ी आएंगे सवाल का जवाब देने। आप अभी जवाहरलाल नेहरू की जगह हो, आज की समस्या का जवाब आप दे दीजिए। इतिहास में मत बताइए पहले वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नेपाल का इशू, ये नेपाल अकेला नहीं है। आपको लंका, बांग्लादेश, नेपाल, इसको एक चश्मे से देखना होगा।
और उसी चश्मे से भारत के आंतरिक चीजों का आकलन करना होगा। यदि जनता रास्ते पे उतर आई, जनता को ये समझ में आ गया कि आप फ्रॉड सरकार हो, चोरी से आई हुई सरकार हो, तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। जनता का विश्वास बनाए रखिए। तकलीफ हर राज्य देश को है और हर देश तकलीफ उठाता है। जनता आपको साथ देगी बशर्ते सरकार सच बोले। सरकार बोले कि ये समस्या देश के पास है। अरे देश आधा रोटी खा के जिंदा रहेगा, लेकिन सरकार को या देश की अस्मिता को नीचे गिरने नहीं देगा। लेकिन आप देश की समस्याओं को माने तो आप समस्या मानते ही नहीं। आप कहते कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं गलती कर ही नहीं सकता, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। चुनाव आयोग उससे आगे जाता है, बोलते गलत तो मैं करता ही नहीं। मैं अशोक भाई सिर्फ एक चीज क्या क्या अगले प्रश्न पे आ जाऊं। मतलब जो मोदी जी आज और या मोदी जी और बीजेपी वाले कह रहे हैं, उसका जो आपने जैसा जिसका जिक्र किया कि अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उससे बड़ा तो कोई प्रमाण है ही नहीं जो हम सबने देखा था। और और कुछ हद तक हम लोगों को भी लगा था कि शायद कुछ नया होने जा रहा है, शायद इफ था। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम आज भाई, मैं अपना तो बात कहता हूं, जिस डट के कि इस विभत्स ढंग से इतना रद्दी वो होगा, इतना रद्दी तो हमने नहीं सोचा था। हम हो सकता है कि आपको रद्दी, आप शो शुरू होने से पहले कह रहे थे कि आप जानते नहीं कितना रद्दी, हमने इतना रद्दी नहीं सोचा था कि भारत का नेतृत्व इतना रद्दी होगा। मैं जब आप जाके अब की बार ट्रम्प सरकार कह रहे थे तो आप उनके आंतरिक मामलों में नहीं हस्तक्षेप कर रहे थे। लेकिन अब एक दूसरी चीज पे आ जाऊं, और वो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भयंकर बाढ़ है। और मुझे लगता है कि वहां पे जो भी नेता हैं वो सब गए हैं, जो पंजाब में हैं वो सब वहीं पे हैं। बहुत से नेताओं को हमने देखा वो स्वयं सेवा कर रहे हैं, उस पानी में उतरे हुए हैं वहां। मोदी जी ने एक रस्मी तौर पे कल जाके ऊपर हवाई जहाज से सर्वे किया, कुछ पैसा अनाउंस कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पैसे से ज्यादा आपको वहां खड़े होके आप उनका पार्ट है ये संदेश कहीं देने में हम लोग चूक रहे हैं, कलेक्टिवली एज अ कंट्री। एज अ कंट्री वी आर मिसिंग दैट। आपने जैसा बताया महाराष्ट्र में भी बाढ़ आई हुई है, वहां के भी किसान पानी से जूझ रहे हैं। मैं जरा इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि अपने नहीं अन्नदाता के साथ हम बहुत खराब व्यवहार करते हैं। नहीं, मुझे 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 सबसे पहले, यदि विपक्ष के राज्यों को जूझना पड़े पैसों के लिए, तो इसका मतलब फिर आप आपदा में भी राजनीति कर रहे हैं, वो गलत बात है। ऐसे समय तो आपका एक ज्यादा दायित्व हो जाता है कि जो विपक्ष के राज्य है उनको ये विश्वास दिलाए कि सरकार आपके साथ है। आपके राज्यों को तो विश्वास है ही कि उनके डबल इंजन की सरकार है, सरकार साथ में होगी। विपक्ष को जो डाउट आता है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा जाके करना पड़ता है। जो कमजोर बच्चा होता है उसको थोड़ा माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में पंजाब में सबसे पहले आपको, पंजाब में बाढ़ आने के बाद इतनी दिन क्यों लगाया आपने? आप तुरंत जा सकते थे, लेकिन आप क्यों देर करते? मुझे समझ में नहीं आता। आप मणिपुर की जनता को क्यों ये विश्वास नहीं दिला पाए कि मणिपुर की जनता के साथ भारत सरकार खड़ी है? अभी भी आपके दौरे तय नहीं हुए कि जाने वाले हैं, लेकिन कब जाने वाले हैं पता नहीं। 2 साल मणिपुर जलने के बाद, बाढ़ के प्रकोप के बाद तुरंत जाना चाहिए था। पहलगाम के हमले के दूसरे दिन प्रधानमंत्री वहां होते तो पूरे विश्व को एक मैसेज जाता, जिसको बोलते ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो दिखाई देता है। चाहे कोई भी सरकारें हो, पंजाब तो आपका है, इस देश का विभिन्न अंग है। दक्षिण भारत आपका है, महाराष्ट्र तो आपका है, डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैं बोल रहा हूँ ना, 60 to 65% फसल इस देश की पानी के नीचे है। इतना गंभीर संकट पानी का कभी नहीं आया। गांव के गांव बह गए हैं। महाराष्ट्र में कि नांदेड़ जिले में पूरा गांव बह गया। आनंद जी, 4 दिन तक तो पता ही नहीं कि गांव बह गया। 4 दिन के बाद नांदेड़ में खबर आई तो नांदेड़ के सिविल सोसाइटी वाले, जिनको ये बार बार अर्बन नक्सल कहते हैं, वो बेचारे मेडिसिन जो हाथ में आए वो लेके भागे मोटरसाइकिलों पे। उस गांव में अभी भी मलबा निकालना शुरू है। अभी तक लोगों को डेड बॉडीज नहीं मिली अपने यहाँ। जन्माष्टमी को हुआ था यह हादसा। जी जी तो जी। ऐसे समय सरकार को वहां होना चाहिए। सरकार मतलब नेताओं को वहां होना चाहिए। नेताओं के फील्ड में हम तो यहाँ पे इसलिए ज्यादा चिंतित है कि सब नेता बिहार में झोंक दो, वहां चुनाव जीतना है।
जी, जी, हमको हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। और 75 साल में भी हमारे यहाँ बाढ़ आती है, इसका निदान कब होगा? कब इसको रोका जाएगा? 75 साल तक बिहार में वही घाघरा की बात सुनते हैं कि घाघरा ने फिर हाहाकार मचाया, फला नदी ने हाहाकार मचाया, वो नदी खतरे के घंटे के ऊपर चली गई है। ये कब तक सुनेंगे? इसका रास्ता क्या है? वाटर मैनेजमेंट क्या है हमारे यहाँ? ये कई सवाल है जिसके जवाब देने पड़ेंगे। कोई कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट तो आना चाहिए। यदि मोदी जी आने वाली 25 साल तक और प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं तो कम से कम उनको इसके बारे में एक ब्लूप्रिंट तो लाना चाहिए कि भैया मैं ही रहूंगा 25 साल तक अभी, लेकिन अब उसके लिए मैं बाढ़ मुक्त भारत करूंगा। ये कब होगा? जी, और अभी जी, थोड़ी गर्मी शुरू हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, पानी के टैंकर चालू हो जाएंगे फरवरी से। पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। तो जी, प्रकृति ने तो बहुत दिया, पानी भी दिया, सब कुछ दिया। उसके साथ हम न्याय कर पा रहे हैं क्या? सवाल ये है। क्योंकि न्याय करने के लिए पहले हम चश्मा पहनते हैं। ये डबल इंजन का चश्मा है, ये विपक्ष का चश्मा है। इसको रगड़ने दो, पंजाब की जनता को और फील होने दो कि विपक्ष की सरकार में कितनी तकलीफ होती है। ये तो आपके घर में मच्छर हो गए तो घर में आग लगा रहे आप, ऐसी बात हो गई। पंजाब का मतदाता, उसने बीजेपी को मतदान नहीं दिया, इसका मतलब वो पाकिस्तान चाइना का मतदाता नहीं है। वो भारत का रहवासी, वो भारतवासी है, वो हमारा भाई है, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं अशोक भाई एक चलते चलते एक प्रश्न इसलिए आवश्यक है कि कल नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया और बीजेपी गई, पीठ थपथपाने की बात है कि हमने ऐसा किया और हमने तो विपक्ष को पूरे वोट नहीं मिले। मैं दो चीजें एक साथ आपसे पूछूं। ये भी अजीब सी चीज है कि 15 वोट इनवैलिड हुए, वो 15 वोट वही हैं जो विपक्ष के से कम हुए हैं। तो ये 15 वोट का क्या है? और दूसरा, जो लोगों ने एब्सटेन किया, मायावती, जगन रेड्डी, केसीआर, बीजू, मतलब नवीन बाबू, ये सब लोग एब्सटेन करके उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। उसमें कोई अब गुंजाइश नहीं है। मैं दोनों चीजों पे देखिए 15 देखिए जी, हमने तो सीधा सीधा कैलकुलेट किया कि एनडीए के पास लोकसभा राज्यसभा में कितने हैं, इंडिया के पास लोकसभा राज्यसभा में कितने हैं, और उसके बाद अदर्स लोकसभा में कितने हैं, अदर्स राज्यसभा में कितने हैं। अदर्स में से इंडिया के साथ कौन कौन घोषित पहले से है, दो इंडिपेंडेंट एमआईएम जैसे। एनडीए के साथ अदर्स में से कौन कौन है जो पहले से घोषित है, जैसे जगन रेड्डी, उसने कहा कि मेरे 11 वोट तुम्हारे साथ है, पहले से घोषित है। उसके बाद अपस्कॉन्डिंग कौन कौन है जो चले गए, वॉकआउट किया, वो अलग निकाल लीजिए। बाकी जो बचते उन्होंने वोट कहां दिया, यही विचार है। अब कोई चैनल चला रहे कि 15 वोट में से 10 कांग्रेस के थे, नहीं 10 बीजेपी के थे रिजेक्टेड, और 5 कांग्रेस के थे। भाई बीजेपी अपने मतों को रिजेक्ट क्यों करवाएगी? पॉइंट नंबर 1। और बीजेपी ने 2 दिन वर्कशॉप लिया था, प्रधानमंत्री पीछे बैठ के सुन रहे थे। पूरा एक दिन तो उसी में स्वाहा हो गया था। सोमवार का दिन फॉर्म मतलब वोट कैसा डाले। क्या बीजेपी के सांसद इतने दिमाग से पैदल है कि पूरे एक दिन के वर्कशॉप में यह बताया गया कैसा चला, कैसा मतदान करना है, इसके बाद भी मतदान नहीं कर पाया ठीक से। तो ये बीजेपी के मतदान रिजेक्ट हो गया, मतदाता 10, ये तो गले के नीचे उतरती नहीं। ये गुप्त मतदान था। देखिए, ये तो आप कह सकते कि बीजेपी के 10 गए तो 10 कांग्रेस को। ये अब मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद ये प्रोजेक्शन करने का प्रयास हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के मत फूटे। हम तो ये मानते हैं रिजेक्शन हमेशा विपक्ष का होता है, सत्ता पक्ष का रिजेक्शन नहीं होता, क्योंकि पीठासीन अधिकारी सत्ताधीश होता है, चुनाव सत्ताधीशों के कब्जे में होता है। ये मान के चल रहे कि रिजेक्शन, मतलब इसी थ्योरी पे हम मान के चल रहे कि रिजेक्शन। इतनी प्रामाणिकता से कब काम होने लगा बीजेपी में कि अपने लोगों के वोट रिजेक्ट करें? जी, जी, इतनी जी। प्रामाणिकता होती तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को उत्तराखंड के चंडीगढ़, जिला जिला चंडीगढ़, पंचायत के चुनाव में नहीं
जिला पंचायत के चुनाव में नहीं आना पड़ता, चंडीगढ़ जैसे चुनाव में नहीं करना पड़ता। इनकी प्रामाणिकता तो दो दो जगह दिख गई है। तो ग्राउंड है ये सोचने के लिए कि 10-15 के 15 कांग्रेस के रिजेक्ट हो गए होंगे, इंडिया गठबंधन के हो गए होंगे, 300 उनके मिले तो 315 ये तोड़ नहीं पाए। हाँ, अदर्स में आम आदमी पार्टी के 11 थे, वो 11 क्या 315 के साथ जुड़े? गुप्त मतदान था, कोई सवाल नहीं। मैं दर्शकों को भी कहता हूं कि इसमें कोई राइट साइड नहीं, जो हम बता रहे हैं आप जाइए लोकसभा की वेबसाइट खोलिए, उसमें आपको एनडीए के कितने, इंडिया के कितने और अदर्स कितने नाम के साथ मिलेंगे, आप वो नोट डाउन कीजिए। आप उधर जाइए राज्यसभा में, वहां एनडीए इंडिया का कितना है वो देख लीजिए, अदर्स के नाम नोट डाउन करिए कितने मेंबर है। उसके बाद जिन्होंने वॉकआउट किया उनको डिलीट कर दीजिए। जो पहले से कांग्रेस के साथ है, 2 इंडिपेंडेंट, एक एमआईएम चंद्रशेखर, उनको आप इधर जोड़ दीजिए। जो पहले से एनडीए के साथ है वाईएसआर रेड्डी के 11, उसको उधर जोड़ दीजिए। बाकी बचे हुए लोगों ने कहां मतदान किया? आंकड़ा बढ़ा किसका? एनडीए का। 15 रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट करने वाले सत्ताधीश, वो अपने कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे किसके? विपक्ष के। ये हमेशा होता आ रहा है। तो हम ये मानते ही चलते कि इंडिया गठबंधन के 15 रिजेक्ट हो गए, उनके 315 में से 15 गए, 300 मिले, उनका कोई फुटा नहीं। तो जो एडिशनल मिले ये अदर्स से मिले। तो अदर्स में कौन थे? उसमें सबसे बड़ा चंक आम आदमी पार्टी का था। जी 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 जी। चलिए अशोक भाई, मैं किसी पे डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं ये कैलकुलेशन ऐसा दिखा जाता है क्योंकि गुप्त मतदान है, इसमें कोई नहीं चैलेंज के साथ कैसा कहता कि यही हुआ है। हम पुराना इन्फ्रेंस देख के, पुराने जो चीजें हुई है उसको देख के, जो पार्टी ये कहती होगी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पे क्यों है, इनको जेल में क्यों नहीं डालते, वो पार्टी उनका साथ कैसा देगी, सवाल ये है। जो पार्टी मतलब बिहार में सभी सीटों पे चुनाव लड़के इंडिया गठबंधन को मदद कर रही होगी, वो पार्टी इंडिया को मतदान क्यों करेगी? जो पार्टी के सरकार ने केंद्र के लिए तकलीफ वाला किसान आंदोलन राज्य सरकार ने लट मार के हटाया हो, वो इंडिया गठबंधन का साथ क्यों दे? ये 3 सवाल है, इसके जवाब दे कोई। जी, और मैं सिर्फ इतना कह दूंगा, पेपर ने लेकिन वहां जाके सब जान लिया। पेपर कह रहा है राधा कृष्णन इज न्यू वीपी, ऑपोजिशन फॉल शॉर्ट ऑफ ओन टैली। मतलब ये उन्होंने निर्णय दे दिया कि ये जो मैंने क्या बोला, वो तो भाई 15, हम तो ये कहते कि 15 रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड कौन है? कांग्रेस की रिजेक्ट हो गए होंगे, सत्ता पक्ष अपने क्यों रिजेक्ट करेगा? और ये नहीं करता, सत्ता पक्ष कैसा करता है ये हमने चंडीगढ़ में भी देख लिया, उत्तराखंड में भी देख लिया, दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। जी ठीक है अशोक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक वही है कि नेपाल में जल्दी से कुछ मामला सुलझ जाए, क्योंकि अपना नहीं, बिल्कुल बगल मैं का नेपाल में जो सुलझ जाए, हम तो चाहते हैं कि कोई भी देश हो, इंसानों की, मतलब मुझे सबसे ज्यादा क्रूर लगा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाया गया। वो अनकॉल्ड फॉर है, वो मानवता के मुंह पे कालिक है। हमें इंसान से राक्षस बनाने की प्रक्रिया में है, नहीं होना चाहिए। कितना भी बुरा आदमी हो, सजा कानून देता है, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। और मुझे ये हमारे सब पड़ोस में जो हो रहा है, इससे हमारे देश के सरकार ने कुछ सुन लेना चाहिए। सोशल मीडिया को गाली मत दो, निशिकांत दुबे, मत कहो कि सोशल मीडिया पे बैन लगा दो। उन्होंने भी सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया था, क्या हुआ देख लीजिए। सोशल मीडिया पे बैन मत लगाओ, आप अपने मैरिज एनिवर्सरी के फोटो डालना बंद करो, ताकि जनता को लगे कि आप भी उनमें से हो। आप करोड़ों रुपए खर्चा करके मैरिज एनिवर्सरी करोगे और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को अपनी लड़की की शादी करने का पैसा नहीं होगा, तो विद्रोह होता है। आप ये बंद करो। आप नेताओं के बच्चे बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, वो बंद करो।
ये भोंडा प्रदर्शन जो है आपके यहाँ जो आता है, गणपति में बड़े बड़े एक्टर्स को बुलाया जाता है, वो बंद करो। नेताओं की पत्नियां बड़े बड़े जगह उद्घाटन करने पहुंच जाती है, वो बंद करो। और नेताओं को जनता को लगने दो कि नेताओं का परिवार भी सामान्य है, उनमें से एक है, तो कोई हमला नहीं करेगा। क्योंकि जनता ये जी स्लीपिंग वॉल्केनो होती है, सोता हुआ ज्वालामुखी होता है, उसको छेड़ो मत। क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो ये देखता नहीं कि नुकसान किसका हो रहा है। मंदिर, मस्जिद, खेत, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू, मुसलमान सब चले जाते हैं उसमें। जी अशोक भाई, बांग्लादेश में हुआ चलिए तो हमारे यहाँ के सनातनी बहुत चिल्ला रहे थे जोर जोर से, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। आज नेपाल में जो हो रहा है, सबके मुंह में सांग सूख गया, ये इतने नकली सनातनी है। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था, उसके लिए भी बोलिए, एक हिंदू राष्ट्र था और वहां पे भी एक गड़बड़ हो रही है, आवाज नहीं निकल रही किसी की। जी। क्योंकि चलिए अशोक भाई, अपने पड़ोस में यदि कोई दंगे होते हैं, उसमें भी हम हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं, वो बंद कर दीजिएगा। आप फिर, मैं कहता हूं बार बार, सोए हुए ज्वालामुखी को जगाइए मत। यह हाथ जोड़ की विनती है, क्योंकि वो जगेगा तो आनंद जी और अशोक वानखड़े बचेंगे नहीं। हम भी आप ही के सही साथ है। चले जाएंगे, भले हमारा कोई दोष नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं कि भगवान के लिए सुधर जाइए। थैंक यू सो मच अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।